नमस्कार। चलिए फिर से शुरू करते हैं। आर्टिकल को लेके आगे बढ़े थे और भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों हो चुका था, भाग 4 तक हो चुका था। भाग 4A बचा हुआ है। एक सेकेंड। भाग 4A बचा है। ये भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो किसी एक वीडियो में कर्तव्य के बारे में बता देंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे वीडियो बना रहे थे, तो इससे पहले 36, 51 आर्टिकल हो चुका है। तो आप पिछले 3 वीडियो में आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज का अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 है। 53 में क्या कहता है? अनुच्छेद 53 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। वहाँ पे आप देखे थे, इससे पहले आप पिछले वीडियो में देखे थे कि भारत के बारे में बताया भाग 1 में 1 से अनुच्छेद 4 तक। उसके बाद नागरिकता के बारे में बताया अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर मौलिक अधिकार के बारे में बताया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया। मतलब ये देश में नागरिक एवं उनके कर्तव्य तक अभी हो चुका है, मतलब इससे पहले हो चुका। फिर बाद में आखिर देश जो बना, जिसके लिए ये सब मौलिक अधिकार या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बना, तो उसको चलाने के लिए प्रशासनिक इकाइयाँ क्या होगी, उसी से रिलेटेड सबसे पहले आता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। स्वयं या होना चाहिए, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। मतलब ये बात इतना सा हो गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? भारत के राष्ट्रपति में। और उसका प्रयोग वो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। तो यही बात है अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और अनुच्छेद 54, 55, 56 ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर उपस्थित हूँ। तो अनुच्छेद 61 के बारे में अब देखते हैं। फिर राष्ट्रपति के कार्यकाल है, राष्ट्रपति की योग्यता है इसके बीच में, लेकिन अनुच्छेद 61 पे डायरेक्ट चलते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या कहता है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाना। मतलब राष्ट्रपति, अगर आप 53 में देखें ना जी, 53 में देखें ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा? वही बात है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगा के, किस सदन में महाभियोग लगाएंगे सर? लोकसभा या राज्यसभा। राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलेगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में ला सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, मतलब 2/3 बहुमत जहां सुने आप, ये 2/3 बहुमत जहां सुने आप, इसका तात्पर्य बस ये है कि विशेष बहुमत का बात हो रहा है। मतलब राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो विशेष बहुमत से ही वो विधेयक पारित होगा, राष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक। तो इतना सा बात है। अनुच्छेद 63 में क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 71 में क्या कहता है? अनुच्छेद 71 चलते हैं। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। 71 काफ़ी आसान है। अगर देखते होंगे कि ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है, फिर राष्ट्रपति का वोटिंग, जैसे भी वोटिंग अगर हो रहा है किसी भी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं विवाद भी होता है। बस इतना समझिए, विवाद होता है। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इसका निपटारा के लिए, इसका निवारण के लिए हम चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट
इसका निवारण करेगा बस सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव करवाएगा, किसका? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव में संबंधी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में निपटारा या निदान किया जाएगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्षमादान के संदर्भ में 3-4 बात है। अगर किसी व्यक्ति को सजा हो चुका है और अगर उसका सज़ा लंबा है मान लीजिए, तो उसके सज़ा में क्या करेगा? कम करेगा। या फिर अगर मृत्यु दंड है, राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है किसी न्यायालय द्वारा, तो राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है या फिर मृत्यु दंड को उम्र कैद में तब्दील कर दे, या राष्ट्रपति के मन पे डिपेंड करता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे। तो वही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 देखते हैं। अनुच्छेद 74 क्या है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। मतलब इतना बात है कि राष्ट्रपति, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में आप देखे थे। अब अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? ये जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति अपने मन से कोनो काम नहीं करेंगे, इसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो काम करेगा किसके सलाह पे? मंत्रिमंडल के सलाह पे ही काम करेगा, किंतु सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, धन विधेयक वो ना हो, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार विधेयक को लौटा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 76 है केंद्र के संबंध में और अनुच्छेद 165 है राज्य के संबंध में। तो इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। मतलब भारत का एक महान न्यायवादी होगा। न्यायवादी कैसा होगा? महान होगा। महान न्यायवादी का तात्पर्य बस इतना समझिए, जो कानून का विशेष जानकार होगा, यह भारत सरकार का एडवोकेट होगा, मतलब वकील होगा, भारत सरकार का वकील, सरकार का वकील। ये महान न्यायवादी जो होता है सरकार का वकील होता है। उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है, जिसपे अनुच्छेद 165 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 165 में प्रावधान है सब राज्य में राज्य का एक क्या होगा? महाधिवक्ता होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, समझे। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यपाल भी उसमें निभाएगा भूमिका। तो महान न्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में कहा गया है और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताते हैं। 76 में 89 जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा 915, उसके बाद 60, 8, 7, 15, 1, 16, 165 आ गया। अगर केंद्र के बारे में जिस भी अनुच्छेद के में पढ़ेंगे जो केंद्र से संबंधित होगा, बस उसमें 89 जोड़ दीजिएगा। 89 जोड़ दीजिएगा, आप राज्य से संबंधित अनुच्छेद आपको निकल जाएगा। वही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तात्पर्य यह हुआ कि उपराष्ट्रपति जो भी होगा ना, आप देखें ना अनुच्छेद 64 में जी, 64 में क्या देखें? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 64-65 में देखें उपराष्ट्रपति होगा। तो वो जो उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ गए वो राज्यसभा का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। वही बात है। अनुच्छेद 100 में क्या है? संसद के सदनों की गणापूर्ति कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा होगा। क्या है भाई? संसद का जो सत्र चलेगा, संसद का सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, उसके बाद मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र एक ही है, और जनवरी फरवरी वाला जो बजट सत्र है। तो अगर बजट सत्र चल रहा है, सत्र चलाने क्या एक सदस्य अगर संसद में पहुंच गया, क्या एक ही सदस्य से
आप संसद की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो आपका कितना सदस्य पूर्णा चाहिए, कम से कम उस सदन का 1/10वां हिस्सा। 1/10वां हिस्सा कैसे होगा सर, तो मान लीजिए 550 है जी, 550 अगर सदन में का सदस्य है लोकसभा का, तो इसका 10वां हिस्सा होना चाहिए, तो 55 लोग होना चाहिए शामिल। राज्यसभा में 250 है ना जी, 250 का प्रावधान है ना, कितना है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 10 से डिवाइड कीजिए तो 25 सदस्य राज्यसभा में पूर्णा चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तब कार्यवाही चलेगा। तो वही आर्टिकल 100 में है, संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए गणापूर्ति होना जरूरी है। गणापूर्ति 1/10वां हिस्सा होता है, सदन का 10वां हिस्सा होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 107, ये भी इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक सरकार का लेखा जोखा जो काम करेगा, धन संबंधी कर संबंधी जो विधेयक होगा उसे धन विधेयक कहा जाता है। ये धन विधेयक को अगर धन विधेयक के अलावा अगर कोई और विधेयक है तो किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर धन विधेयक है, अगर वो धन विधेयक है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। किस में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा इस विधेयक को पास कर देंगे। अगर लोकसभा में धन विधेयक पास हो जाएगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा विधेयक, और राज्यसभा अब उसको पास करे या ना करे, पास समझा जाएगा कितने दिन में, 14 दिन में। अगर राज्यसभा पास करेगा और बोलेगा कुछ संशोधन कर दीजिए इसमें, तो लोकसभा के माइंड पे निर्भर करता है कि उसमें संशोधन करेगा कि नहीं करेगा। लोकसभा धन विधेयक के संदर्भ में क्या है, पूरा शक्तिशाली है। अनुच्छेद 108 चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्या है अनुच्छेद 108 में, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किसे कहते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। अब कोई भी साधारण विधेयक है, ये सिर्फ साधारण विधेयक में बुलाया जाएगा। विशेष बहुमत संबंधित विधेयक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत नहीं आएगा। सिर्फ साधारण विधेयक, जो भी कोई कानून बने जो साधारण बात से पारित होना चाहिए था, वही बात सिर्फ संयुक्त अधिवेशन में बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसे कहते हैं सर, बता देते हैं। कोई भी विधेयक अगर पारित होगा भाई, तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पारित होगा, तब ना राष्ट्रपति के पास जाके दस्तखत होगा तो कानून बनेगा। तो मान लीजिए लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा में गया और राज्यसभा विवाद खड़ा कर दिया, बोला कि हम पास ही नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा इसे पास ना करे। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति 108 के तहत, कितने नंबर के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करेगा, और संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष उस सदन का अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होंगे तो उस पैनल से चुने गए वरिष्ठतम सदस्य उस सदन का क्या करेगा भाई, उस बैठक का अध्यक्षता करेंगे। तो वही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 197। देखते हैं अनुच्छेद 110 में क्या है भाई, धन विधेयक की परिभाषा दिया गया। धन विधेयक का परिभाषा कितना में दिया गया, अनुच्छेद 110 में केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार को सर अनुच्छेद 197। आपको जो ट्रिक बताए थे नवासी जोड़ने वाला, अनुच्छेद 110 के तहत केंद्र सरकार में धन विधेयक पारित होगा। धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है, इसमें नवासी जोड़ दीजिए मास्टर साहब, तो कितना हो जाएगा, 189, सॉरी एक सेकेंड, 89 9 197, सॉरी इसमें नहीं होगा, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ इसमें फॉलो नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, ये बात बताना था कि ये सिर्फ फॉलो नहीं करता है, बाकी सभी जगह फॉलो करेगा। तो वही 110 में क्या है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 197 में राज्य सरकार में, राज्य विधायिका में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 111 में क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में कहा गया है कि कुछ ऐसे विधेयक होंगे जिसमें राष्ट्रपति चुप रह जाएंगे। मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले जो बताए हैं कि यहाँ लोकसभा में विधेयक पास हो गया भाई, राज्यसभा में विधेयक पास हो गया, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास फाइल पहुंचा। अब राष्ट्रपति साहब दस्तखत करेंगे तो कानून बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब को एक शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है सर? वीटो पावर प्राप्त है। वो या तो लौटा देंगे, बोलेंगे फिर से एक बार विचार करके विधेयक भेजिए, फिर से अब जब लौटा देंगे फिर से दोनों सदन में पास होके फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब दस्तखत करना राष्ट्रपति को अनिवार्य हो जाएगा। और एक शक्ति है या तो चुप रह जाएंगे, एक बात है कि लौटाने का शक्ति है, एक बात दूसरा बात है अगर ये विधेयक पहुंच गया राष्ट्रपति के पास तो कुछ नहीं बोलेंगे, जवाब ही नहीं देंगे, ना दस्तखत करेंगे, चुप रह जाएंगे। और एक शक्ति है पैकेट वीटो, जो चुप रह जाएंगे। चुप क्या रह जाएंगे? अगर विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, कौन सा विधेयक? ये सारा विधेयक साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं, समझे, धन विधेयक को छोड़ के अगर विधेयक गया तो उस विधेयक पे कुछ नहीं बोलेंगे, इसे पैकेट वीटो कहते हैं। तो यही बात है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति को वीटो शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202। राज्य में 202, अनुच्छेद 112 कहाँ पे हो जाएगा? 112 हो जाएगा केंद्र में। बजट की परिभाषा वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पे नहीं समझे, आपको बताते हैं। भारत में जो बजट शब्द, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो भारतीय संविधान में जो बजट का जो प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। बजट शब्द अंग्रेज का शब्द है, बजट का एक इतिहास है, कभी बताएंगे। तो बजट की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार और 202 में राज्य सरकार के पास, तो बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। अनुच्छेद 123 में क्या है? 1, 2, 3 अध्यादेश। अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश। यहाँ जो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 213 में जो अध्यादेश की शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। अध्यादेश किसे कहते हैं समझ लीजिए पहले। अगर कोई कानून बनता है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई कानून बनता है तो आप देखते होंगे कि पहले लोकसभा पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगा, फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास दस्तखत होगा, तब कानून बनेगा। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा हो जाएगा, कोई ऐसा मुद्दा जिस पे, एक सेकेंड थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, आँख थोड़ा अजीब हो जाता है। तो एक ऐसा मुद्दा है कि अगर सत्र नहीं चल रहा है लेकिन कानून बनना जरूरी है, तो उस कंडीशन में मंत्रिमंडल अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को बोलेंगे। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए जो बोलेंगे, अध्यादेश किसी भी, जैसे किसान बिल पे भी अध्यादेश जारी किया गया था, तो किसान बिल अगर लोकसभा राज्यसभा पास करते, राष्ट्रपति दस्तखत कर देते तो किसान बिल पास होता, जैसे नॉर्मल विधेयक पास होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ था, किसान बिल के संदर्भ में अध्यादेश पारित करवाया गया था कि ऐसा मुद्दा था कि राष्ट्रपति के साथ पास गया और स्वतः राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए कि ये कानून हो गया, विदाउट बहस हुए, ना लोकसभा में बहस हुआ ना राज्यसभा में बहस हो गया, लेकिन वो कानून बन गया। उसी कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश। वो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत पावर है और राज्य में 213 के तहत राज्यपाल के पास पावर है। याद कैसे रखेंगे? ये दो को आगे कर देंगे, 213 हो जाएगा, बीच में एक हो जाएगा, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत। ये बात समझ में आ गया, अध्यादेश। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है भाई? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा तथा इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी।
किसके परामर्श से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, लेकिन राष्ट्रपति ये करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में मान्य होंगे तथा एक प्रकार से घोषित कानून की तरह लागू होंगे। मतलब ये हो गया अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला सुनाया जाता है ना, तो वो एक अभिलेखीय न्यायालय है, वो फैसला पूरे भारत में मान्य होगा, उसका विरोध आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समझे। तो वही बात है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय पूरे भारत में मान्य होगा तथा एक प्रकार से घोषित कानून की तरह लागू होगा, कानून बन जाएगा, वही बात है। अनुच्छेद 131 में क्या है भाई? केंद्र तथा राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। बात विवाद जो होता है केंद्र तथा राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच, दो राज्य मिलकर अगर विवाद होता है या फिर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता है, तो विवादों की सुनवाई के वाद होना चाहिए था, यहाँ वाद होना चाहिए था। वाद जो होगा कहाँ पे होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा, ये नहीं कि हाई कोर्ट में, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में चले जाएंगे। अगर बिहार और झारखंड पड़ोसी है, इन दोनों राज्यों के बीच कुछ मैटर पे विवाद हो जाएगा तो इसका निर्णय पटना हाई कोर्ट और रांची हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। वही बात है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 136 में क्या है भाई? संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल अथवा अन्य किसी भी प्रकार के मामले जो देश के किसी भी न्यायालय में लंबित हो, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा जो हीरो है या बड़ा बड़ा व्यापारी है, किसी अन्य कोर्ट में वो फैसला चल रहा होता है, लेकिन अचानक वो दिल्ली में पहुंच जाता है केस। कैसे पहुंचता है? अनुच्छेद 136 के तहत कोई भी बड़ा मामला हो, किसी भी मामले पे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये मामला हमको लेना चाहिए और इसमें मामला का सुनवाई हम करेंगे, तो अनुच्छेद 136 के तहत देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे मामलों को मंगवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 136 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन क्या कहा गया है? दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ऐसा कोनो बात नहीं है कि सब राज्य में एक राज्यपाल भेजेंगे। हो सकता है एक राज्यपाल 2-3 राज्य में काम कर सकता है, उसके आधार पे पेमेंट दिया जाता है। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जिस प्रकार आर्टिकल 74, याद रखिए, आर्टिकल 74 नहीं, आर्टिकल 64, 64 भी नहीं, आर्टिकल 54, सॉरी 54। क्या यहाँ भाई 53-54 में क्या क्या कहा गया था? आर्टिकल 53 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 153 में क्या है? 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल जो राज्य में नियुक्त होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 156, क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसे कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन? राज्यपाल। किसके प्रसाद पर्यंत पर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति का मन होगा कि 5 दिन में इसको विस्थापित करके या इसका पद से मुक्त कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा बात। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। क्या भाई? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। हालांकि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। यहाँ समझिए बात को, राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति था भाई, यहाँ पे अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को भी है, लेकिन क्षमादान कैसा? मृत्यु दंड के संदर्भ में सिर्फ नहीं है, बाकी सारा दंड में हेरफेर कर सकता है। कौन? राज्यपाल।
लेकिन यहाँ पे मृत्यु दंड को क्षमा देने का अधिकार भले नहीं है, लेकिन मृत्यु दंड को अगर आजीवन कारावास में बदलना चाहे तो राज्यपाल कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। इससे पहले जितना भी अनुच्छेद है 3 वीडियो में हो चुका है, आप जाके देखिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, कंटिन्यू अब क्लास होगा। पूरा आर्टिकल जितना भी इम्पोर्टेंट है सभी पर बात कर लेंगे हम। चलिए बाय बाय।